दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है और ये गिरावट जरूरी भी है क्योंकि बड़ी तेजी के बाद थोड़ी सी मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्टॉक क्रैश कर जाता है और इसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर से स्टॉक को एक नई तेजी और एक नई ऊर्जा मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कमर कस ली गई है, आने वाले समय में डेफिनेटली जितने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयर है उनमें बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो यही मौका है जब आपको डिप में खरीदारी करने को मिल रही है, तो छोटे ऐसे पेनी स्टॉक में दाव लगा सकते हैं जो ग्रीन एनर्जी का काम कर रहे हो कंपनियां, स्पेशली सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर में लीडर है इंडिया की और विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है। और इसकी प्राइस तो बिल्कुल कम है, आपको पता ही है। एक समय इसकी प्राइस 400 के आसपास थी 2008 में, लेकिन जब गिरावट का दौर शुरू हुआ तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जब इसकी प्राइस 400 के आसपास थी उस समय ग्रीन एनर्जी के बारे में कोई इंडिया में बात नहीं कर रहा था। उस समय विंड एनर्जी के बारे में कोई सोचता भी नहीं था जब तुलसी तांती ने इस कारोबार को शुरू किया था। जब उस समय इसकी प्राइस 400 के आसपास थी, जब आज तो सरकार ने अपनी तरफ से गोल ही सेट कर लिया कि आने वाले 2030 तक हमें 500 गीगावाट की कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है और उसके लिए दो मुख्य जरिए, एक है सोलर एनर्जी और एक है विंड एनर्जी। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि कितना इसमें तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बन जाती है, कितना इसमें पोटेंशियल है, ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो ऐसे में क्या हमें लॉन्ग टर्म करना चाहिए लेकिन निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टॉक ही होते हैं जो आगे जाके हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 60,910 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे हमने मामूली सी 17 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.028% की गिरावट थी। एक तरह से कहे तो फ्लैट क्लोजिंग थी बाजार की। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की जो तेजी थी सोमवार मंगलवार की, उसके बाद आज ब्रेक लगा और आप देख सकते हो कि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है। इस समय आपको खास ध्यान ये रखना है कि इस समय बाजार में एफआईआई सक्रिय नहीं है, वो इस समय बाजार से नदारद है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वो इस समय वैकेशन में है और नए साल में ही वापस एंट्री करेंगे। इस समय उनका वॉल्यूम भी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और बड़े फंड हाउस भी इस समय थोड़े से कम एक्टिव है। तो ऐसे में बाजार में हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। इस समय बाजार का सारा कंट्रोल एक तरह से देखें तो जनरल पब्लिक के हाथ में ही है। और बीच में ये देख सकते हो कुछ बड़े फंड हाउस है जो इस समय खरीदारी भी कर रहे हैं और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 10.20 पर हुई, यानी कल की क्लोजिंग के ऊपर ही शुरुआत की है स्टॉक ने। 9.90 का लो भी बना और हाई अगर देखें तो 10.35 का, यानी सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया। कोई बड़ी तेजी भी नहीं बनी, ना बड़ी कोई गिरावट हुई। अंत में क्लोजिंग 10.10 पर रही, जहाँ पे 0.98% की गिरावट है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। 10 पैसे कल की प्राइस से नीचे आज इसने क्लोजिंग दी है। जिसने एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा सुजलॉन एनर्जी में, उसको 18% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 9 के आसपास स्टॉक था, लेकिन जिसने भी 6 मंथ पहले निवेश किया उसको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा होगा 58% का। उस समय स्टॉक 6 के आसपास चला गया था, काफ़ी नीचे गया था स्टॉक और उसके बाद में स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। 1 मंथ के रिटर्न को देखें तो भी यहाँ पे 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 8.75 के आसपास स्टॉक था। अगर 5 डेज़ की बात करें तो 2.02% की तेजी है। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है और स्टॉक इस समय देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, क्योंकि स्टॉक को फिर से 2 डिजिट का सपोर्ट मिल गया है। यहाँ पे आपको पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया था, गिरते गिरते ये 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था मार्च 2020 में। और आपको पता होगा ये मैंने स्टॉक लगभग 2 रुपये से आपको लगातार सजेस्ट किया, इसमें आपको खरीदारी की सलाह दी है। काफ़ी लोग कहते हैं सर ये आपने सजेस्ट तो किया लेकिन स्टॉक तो अभी भी वहीं पे 10 रुपीज़ के आसपास। तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि सिर्फ 2 साल में 1 रुपीज़ का स्टॉक अगर 10 रुपीज़ के आसपास चला जाता है तो रिटर्न कितना ज़्यादा है। क्या ये एफडी या किसी और जगह पे आपको इतना रिटर्न मिलता है, ये बात अलग है। कुछ स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा दौड़ जाते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी करेक्शन के बाद नीचे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई दौड़ता है स्टॉक। आपने देखा होगा पिछले दिनों रिलायंस पावर बहुत तेज़ी से दौड़ा था, 25 तक चला गया, लेकिन वापस वो अपनी पुरानी हाई के आसपास आ गया। इसी तरह से अगर देखें तो आपने देखा होगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो 70 तक चला गया, लेकिन फिर से वापस वो 35 से नीचे आ गया। तो स्टॉक दौड़ते जरूर है लेकिन नीचे जरूर आते हैं और फिर से नई रफ्तार से आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो ये सारे स्टॉक जितने हैं ये मल्टी बैगर बनने को तैयार है। कि वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 36 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 15 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अच्छा खासा है और आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे है। कल नंबर 2 पे था, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है।
आज बाजार की बात करें तो आज जो गिरावट थी वो मात्र निफ्टी स्मॉल कैप 100 में ही थी, बाकी सब जगह पे आपको पॉजिटिव माहौल दिखाई देगा। 0.07% की मामूली गिरावट थी, बाकी निफ्टी 50 में भी 0.05% की मामूली गिरावट थी। बाकी जितने भी निफ्टी के इंडेक्स है वो सारे ग्रीन थे। अब अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक में 0.07% की गिरावट थी। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.15% की गिरावट थी। निफ्टी आईटी में भी आज 0.18% की गिरावट थी। इसके अलावा निफ्टी मेटल में 0.27% की गिरावट। कल निफ्टी मेटल बहुत दौड़ा था, आज उसमें थोड़ा सा हमें गिरावट होती हुई दिखाई दी। निफ्टी फार्मा में भी 0.56% की गिरावट। निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.04% की गिरावट और निफ्टी रियल्टी में देख सकते हो कि 0.49% की तेजी। तो आप ये समझ ही सकते हो कि आज जो गिरावट है वो फार्मा सेक्टर में, और ये फार्मा सेक्टर में गिरावट की वजह ये बनी कि जो कोरोना की जिस तरह से एक माहौल बना था वो माहौल ठंडा पड़ता वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में फार्मा सेक्टर की तेजी भी ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट कर लिया है, आने वाले 2030 तक 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है, इस कैपेसिटी को पाना है, और आने वाले 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे चले जाना है। अब इसके लिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है, मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो इंडिया का ये जो सपना है, इसके दम पे आने वाले समय इंडिया वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, और इसका जो मुख्य जरिया होगा वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी होगा। इसमें बहुत सारी पोटेंशियल है जो इंडिया को आगे लेके जा सकता है, और आप समझ सकते हो कि इंडिया ने इसमें शुरुआत भी कर दी है। बहुत सारे विश्व के इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इंडिया के पास ये सिचुएशन है कि वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं और जनरेशन कर सकते हैं। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय ये जो इंडिया है पूरे विश्व को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली अगर देखें तो आने वाले समय सरकार ने अपनी तरफ से जो गोल सेट किया है, ये आने वाली जो बड़ी रिपोर्ट है, ये कह सकते हो कि इंडिया का जो प्लान है वो $2 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज में। ये समझ सकते हो कि इस ग्रीन हाइड्रोजन का जो है एक नया आने वाला जो समय इंडिया का फ्यूचर बन सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से इंडिया जल्दी ही, बहुत जल्दी एक तरह से सुपर पावर बन सकता है। आप ये समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। नहीं, आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है क्लीन एनर्जी के माध्यम से, चाहे वो विंड एनर्जी के माध्यम से हो या सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसको पानी में से गुजार के उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय का एक क्लीन फ्यूल होने वाला है, जो सारी इंडस्ट्रीज़ को उसको लेके आगे बढ़ना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा, उसको विश्व में बेचा जा सकता है, उससे इंडिया की रेवेन्यू में बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिला के आने वाले समय में इस सेक्टर में सरकार ने अपनी तरफ से सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय इसमें पॉलिसी में बदलाव शुरू हो जाएगा। आप समझ सकते हो जो क्रिसिल की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, भी वही कह रही है कि अगर एक नई पॉलिसी लाई जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, तो आने वाले समय में इस सेक्टर में और तेज़ी की संभावना बन जाती है। अभी फिलहाल जो सरकार की पॉलिसी है उसमें इतनी गति मिल नहीं पा रही, तो सरकार की तरफ से पॉलिसी में कुछ और एक तरह डायनामिक पॉलिसी लानी होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करने को लालायत हो जाए, ऐसी कुछ पॉलिसियाँ लानी होगी। और ऐसे में आने वाले समय इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आप समझ सकते हो कि इसमें एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। दूसरी बड़ी एक अपडेट और है, अगर हम ग्रीन एनर्जी को अपनाते हैं तो हमारा जो बिल है वो 15% से लेकर 30% तक कम हो सकता है। यानी इस समय जो हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जो परंपरागत ऊर्जा, उसकी जगह पे हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो बिल है उसमें कमी आएगी, उससे हमको फ़ायदा हो सकता है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो जो भविष्य है वो ग्रीन एनर्जी का ही है। और ऐसे में सुजलोन एनर्जी जो इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, उसमें आने वाले समय बहुत ही शानदार तेजी आ सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश करने का ये मौका है। इसके अलावा आप देखें तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे सुजलोन में निवेश करें। आप देख सकते हो क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 18.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.70% की होल्डिंग ली है। ये 30 नवंबर तक के लेटेस्ट आंकड़े। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.70% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 2.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.70% की होल्डिंग ली है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.70% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने यहाँ पे 0.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.28% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर देखें तो आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.70% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने यहाँ पे 0.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.05% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आप देखें तो एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 0.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.66% की होल्डिंग ली है।
ICICI प्रूफ SNB BSE 580 अपने 0.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.05% का होल्डिंग लिया। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करें, और किसी पेनी स्टॉक में अगर म्यूचुअल फंड का निवेश हो रहा है तो ये आप समझ सकते हो कि उसमें भविष्य उसका काफ़ी उज्जवल है। तो बिना डरे निवेश किया जा सकता है। ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।